Hey everyone, welcome back to the channel. If you are preparing for June 2025 IGNOU Term and Examination, especially for BPCC 111 psychological disorders, then this video is your ultimate revision partner. In this session, we will break down the most repeated and high weightage topics, right, based on the past year papers from 2023 and 2024. Each answer is explained in simple, student friendly language with keywords highlighted for quick recall. So, grab your notebook and stay focused and let's simplify psychology, right? So, we will start with Unit 4. We discussed in the previous video that 5 questions has come from this chapter in PYQs. So, what are the topics that has been asked from this unit? यस तो इस यूनिट का नाम है असेसमेंट ऑफ साइकोपैथोलॉजी. फर्स्ट टॉपिक दैट हैज बीन आस्क्ड इज क्लिनिकल इंटरव्यू, राइट? सो व्हाट इज क्लिनिकल इंटरव्यू? Clinical interview is a structured conversation where a psychologist gathers information about a client's symptom, history, and emotional state. Right? Clinical interview is of three types. First one is structured, unstructured, and semi-structured. राइट, तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो इंटरव्यू के बारे में. बस ये स्पेसिफिकली हम क्लिनिकल इंटरव्यू के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चन, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट. तो ऐसे ही हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है, तो हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल इंटरव्यू क्या होता है, राइट? तो इसके बाद आएगा अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है. अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं और ये फ्लेक्सिबल होता है अनलाइक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, राइट? और इसके बाद थर्ड टाइप है सेमी स्ट्रक्चर्ड. सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो है वो मिक्स होता है बोथ ऑफ द टाइप्स, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड, राइट? इंटरव्यू के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. इसमें बताया हुआ है कि जो इंटरव्यू है वो हेल्प करता है किस चीज़ के लिए, रैपो बिल्डिंग में और इनिशियल डायग्नोसिस में, राइट? और ये एसेंशियल भी होता है. इसमें क्लाइंट के थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर पैटर्न्स समझे जाते हैं और ये एक कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस होता है. सो क्लिनिकल इंटरव्यू के बाद इस चैप्टर से सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्लिनिकल असेसमेंट, राइट? तो असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट का मेन गोल होता है एक्यूरेट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग, राइट? तो आप लोग इस वीडियो में जो कीवर्ड्स हैं वो याद रखेंगे, ठीक है? जो कीवर्ड्स अगर आप लिख के आते हो आंसर में तो आपका आंसर स्ट्रक्चर्ड हो जाता है और टीचर को लगता है कि आपने पढ़ा है, राइट? तो इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लिनिकल असेसमेंट के क्या क्या टाइप होते हैं. तो इसमें हमें 4 टाइप्स बताए हुए हैं. फर्स्ट वन इज़ क्लिनिकल इंटरव्यू. क्लिनिकल इंटरव्यू जैसे हमने ऊपर पढ़ा उसमें पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री और उसके सिम्टम्स के बारे में हम बात करते हैं. इसके बाद सेकंड टाइप है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग. साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में हम पर्सन की जो पर्सनैलिटी है, उसका आईक्यू है और जो उसके सिम्टम्स हैं उनको टेस्ट करते हैं, राइट? उसके बाद थर्ड टाइप है बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन. बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन में हम रियल लाइफ जो बिहेवियर होता है पर्सन का उसको एनालाइज करते हैं. फोर्थ एंड लास्ट वन इज बायोलॉजिकल असेसमेंट. तो इसमें हम ब्रेन स्कैन्स, एमआरआई, ईसीजी, ईईजी ये सब करते हैं, राइट? तो ये सारे टाइप्स मिला के हम एक हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है किस चीज़ की, पेशेंट के मेंटल हेल्थ की. इसके बाद आता है थर्ड टॉपिक इस यूनिट से, दैट इज न्यूरोसाइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल असेसमेंट्स. सो यस, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा. तो अब हम देखेंगे कि न्यूरोसाइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल असेसमेंट में क्या आता है. तो ये जो असेसमेंट होती है इससे हमें क्या हेल्प मिलती है? इससे हमें हेल्प मिलती है कि जो पर्सन का ब्रेन स्ट्रक्चर और उसके जो फंक्शंस हैं वो हम समझ पाते हैं, राइट? और जो न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं? वो मेमोरी, अटेंशन, रीजनिंग जैसी जो कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं उनको मेजर करने में हमारी हेल्प करते हैं. उसके बाद बायोलॉजिकल असेसमेंट्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल असेसमेंट्स हमने अभी ऊपर भी पढ़ा. उसमें ब्रेन इमेजिंग जैसे कि एमआरआई और सीटी स्कैन आते हैं, ठीक है? और ये जो दोनों तरीके के टेस्ट हैं ये हमें हेल्प करते हैं ब्रेन डैमेज या केमिकल इम्बैलेंस या फिर न्यूरोलॉजिकल इश्यूज को डिटेक्ट करने में, ठीक है? इनका यूज़ स्पेशली कब किया जाता है? जब ब्रेन इंजरी हो या केमिकल इम्बैलेंस हो या फिर जो सिम्टम का जो मेडिकल या न्यूरोलॉजिकल बेस हो, ठीक है?
इसके बाद फोर्थ टॉपिक इस यूनिट से है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, राइट। इसके फेजेस बताए हुए हैं इसमें सीबीटी के। तो सीबीटी का जो फोकस होता है वो क्या होता है, वो नेगेटिव थॉट्स और जो बिहेवियर है उसको थेरेप्यूटिकली चेंज करना होता है इसका पर्पस। इसमें हमारे 5 फेजेस होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फेज हम देखेंगे पहले। फर्स्ट फेज इज असेसमेंट। असेसमेंट में जो प्रॉब्लम है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसके साथ साथ हम अपना गोल भी आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो इस थेरेपी से क्या गोल है, राइट। सेकंड इसका जो फेज होता है वो होता है साइको एजुकेशन। साइको एजुकेशन किस काम में आता है, तो साइको एजुकेशन से हमें पता लगता है कि जो हमारा जो डिसऑर्डर है पेशेंट का उसके बारे में हम समझते हैं, क्लाइंट के डिसऑर्डर को, राइट। थर्ड इसमें जो टाइप होता है दैट इज ऑफ कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है कि जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको हम चैलेंज करते हैं। ये मैंने एक और वीडियो में भी समझाया था कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, बट हम इसमें दोबारा समझ लेते हैं। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग से जो हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको हम पॉजिटिव थॉट्स में इंगेज करते हैं, राइट। जो हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं उनको हम चेंज करते हैं इनटू पॉजिटिव थॉट्स, राइट। उसके बाद है बिहेवियरल एक्टिवेशन। बिहेवियरल एक्टिवेशन में क्या होता है कि जो हमारी जो पॉजिटिव एक्टिविटीज होती हैं हम उनको करने के लिए एनकरेज करते हैं, किसको, क्लाइंट को, राइट। और लास्ट फेज इसमें होता है रिलैप्स प्रिवेंशन। रिलैप्स प्रिवेंशन से हम ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारे जो फ्यूचर चैलेंजेस हैं और सेटबैक्स हैं उसको हम कैसे फेस करें, राइट। हम कोपिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करते हैं। इसके बाद इसमें हम लास्ट पॉइंट दे रखा है कि सीबीटी जो है वो हाईली इफेक्टिव है किस चीज़ में, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में या फिर ओसीडी में। अभी हम आगे पढ़ेंगे ओसीडी क्या होता है। ये तीन, ओसीडी एक डिसऑर्डर होता है, राइट। मेनली अभी आप इतना समझ सकते हैं, ये आपने वैसे पहले भी पढ़ा हुआ है, आप सिर्फ कंपल्सिव डिसऑर्डर, राइट। इसका लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ असेसमेंट इन साइकोपैथोलॉजी। तो असेसमेंट जो है वो फाउंडेशन होता है क्लिनिकल साइकोलॉजी का, राइट। तो उसके बाद हम देखेंगे कि इससे क्या होता है। असेसमेंट हमें क्या किस चीज़ में हेल्प करता है, एक्यूरेट डायग्नोसिस में हेल्प करता है, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बनाने में हेल्प करता है, और जो पेशेंट या क्लाइंट की जो प्रोग्रेस होती है उसको ट्रैक करने में भी हेल्प करता है, राइट। लास्ट इसमें पॉइंट दे रखा है कि क्लाइंट की जो स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है उसको हेल्प करने, उसको समझने में भी हमारी हेल्प करता है, ठीक है। असेसमेंट अगर ना ही की जाए तो जो ट्रीटमेंट है वो इनइफेक्टिव हो सकता है, राइट। विदाउट प्रॉपर असेसमेंट ट्रीटमेंट कैन बी इनइफेक्टिव। इसलिए असेसमेंट जो है वो फाउंडेशन है क्लिनिकल साइकोलॉजी का, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट पे जाएंगे हम। कल मैंने आपको एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने बताया था कि कौन कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है। फोर्थ यूनिट उसमें थी, एथ यूनिट उसमें थी, एंड सेवेंथ यूनिट थी, फर्स्ट यूनिट भी थी, एंड 10th यूनिट थी। इसमें टोटल आपके 5 यूनिट्स में से इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपके 4-4, 5-5 क्वेश्चन पीवाईक्यूज में आए हुए हैं, राइट। आप इसको अवॉइड कर सकते हैं मेरी ड्राइंग को। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 8। हमारी एक यूनिट कंप्लीट हो गई है। हम आपको बेसिक आइडिया दे रहे हैं जो पीवाईक्यू में पूछा गया है उसका, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल सके कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आप किस तरीके से उसका आंसर दे सकते हो, राइट। तो यूनिट 8 में सबसे पहले हम, यूनिट 8 है हमारा एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, ठीक है। इसमें फोबिया पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। फोबिया क्या होता है, उसके क्या कॉज होते हैं, क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, राइट, ठीक है। तो फोबिया एक इंटेंस इरेशनल फियर होता है किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सिचुएशन से, राइट। जैसे आपने सुना होगा फिलोफोबिया, फिलोफोबिया इज फोबिया ऑफ लव, राइट। फाइल मीन होता है लव एंड फोबिया मीन्स फियर। तो फिलोफोबिया इज फियर ऑफ लव। ये किसी भी चीज़ का फियर हो सकता है, जैसे कि हाइट या एनिमल्स। इसके मेन 3 कॉज बताए हुए हैं, जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग, किसी पर्सन की जो चाइल्डहुड से कंडीशनिंग की गई हो वो। सेकेंड वन इज मॉडलिंग, कि हम जो दूसरों को देखते हैं, कोई इंसान किसी चीज़ से डर रहा है तो हम उसको देख के भी डर सीख सकते हैं, राइट। थर्ड वन इज बायोलॉजिकल प्री डिस्पोजिशन, राइट। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे बायोलॉजिकल बेसिस पे
फ़ियर हमारा हो सकता है। जैसे कि अगर देयर इज़ अ हाई चांस अगर आपके किसी पेरेंट्स को किसी पर्टिकुलर चीज़ से डर लगता है, तो आपको भी उस चीज़ से डर लगे, तो दैट इज़ जेनेटिक सेंसिटिविटी। ओके, इसके ट्रीटमेंट क्या-क्या हो सकते हैं? इसके ट्रीटमेंट हमें मेन हम इस चैप्टर में 3 बताए हुए हैं। दैट इज़ एक्सपोज़र थेरेपी, जिसमें हम जिस चीज़ से हमें डर लगता है उसका एक्सपोज़र थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे करके बढ़ाते जाएँ, जिससे कि वो फ़ियर वैनिश हो जाए, राइट? सेकंड इज़ सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइज़ेशन, उसमें हम रिलैक्स करते हैं, फिर एक्सपोज़ करते हैं, ठीक है? उस फ़ियर के लिए, राइट? थर्ड इज़ सीबीटी। सीबीटी में क्या होता है? हम नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करते हैं। आइडेंटिफाई एंड चैलेंज इरेशनल थॉट्स। ठीक है, तो ये फोबिया के बारे में था। नेक्स्ट इज यूनिट से टॉपिक है सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। तो सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्या होता है? सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है कि हम इंसान को पब्लिक में एम्बैरेसमेंट का फियर होता है। ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल लें, मैं एक इंसान हूँ और मुझे पब्लिक गैदरिंग में जाने में अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो क्राउडेड हो जाती हैं और मैं आइसोलेट फील करती हूँ। तो मुझे क्या है? मुझे सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। ठीक है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग फियर होता है, लाइक छोटा मोटा फियर नहीं होता। जैसे स्टेज पे बोलने वाला फियर थोड़ा छोटा हो सकता है, बट लेकिन अगर वही चीज़ कंसिस्टेंट रहे तो वो एक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो सकती है। इसके सिम्टम्स 3 तरीके के सिम्टम्स बताए हुए हैं कि हम पब्लिक स्पीकिंग को अवॉइड करें या सोशल गैदरिंग को अवॉइड करें। फिजिकल साइंस भी हो सकते हैं, अगर किसी चीज़ कहीं जाने के नाम से हमारी बॉडी की हार्ट बीट बढ़ जाए, स्वेटिंग होने लगे, हम काँपने लगें, राइट? या फिर हमें लगे कि लोग हमें जज करेंगे, नेगेटिव इवैल्यूएट करेंगे, तो ये इस सब के सिम्पटम है। इसके कॉजेज़ क्या-क्या हो सकते हैं? हमारी जो सेल्फ स्टीम है वो लो है, हमारा पिछला एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, या हमारी जो जेनेटिक वल्नरेबिलिटी है ये भी इसका कॉज़ हो सकता है। इसके ट्रीटमेंट क्या-क्या हो सकते हैं? सीबीटी, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, या फिर समटाइम्स मेडिकेशंस। ओके, थर्ड इस यूनिट का टॉपिक है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो सडन इंटेंस एपिसोड होते हैं फियर के, उसको पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं, जैसे कि पैनिक अटैक। इसके क्या-क्या सिम्पटम्स हो सकते हैं? पैल्पिटेशंस, चेस्ट पेन, डिजीनेस, ये इसके सिम्पटम्स हो सकते हैं। या फिर हमें लगे कि हम मरने वाले हैं, फियर ऑफ डाइंग और लूजिंग कंट्रोल। इसके कॉजेज़ क्या-क्या हो सकते हैं? इसके कॉजेज़ हो सकते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस, मतलब लंबे टाइम से चलने वाला स्ट्रेस, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड सेंसिटिव नर्वस सिस्टम। इसके ट्रीटमेंट क्या-क्या हो सकते हैं? इसके ट्रीटमेंट हो सकते हैं सीबीटी, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, मेडिकेशन। मोस्टली कॉजेज़ और से ट्रीटमेंट आप देखेंगे इसका भी सेम ही था। ओके, तो अगर नहीं याद आए तो आप किसी और का लिख सकते हैं। टीचर आपको लाइक पूरे नहीं तो कुछ मार्क्स तो दे ही देगा। फोर्थ वन इज़ एंग्ज़ायटी एंड डिफेंस मैकेनिज़्म। तो एंग्ज़ायटी क्या होता है? एंग्ज़ायटी होता है इमोशनल रिस्पॉन्स किस चीज़ के लिए? थ्रेट का। एंग्ज़ायटी एक इमोशनल रिस्पॉन्स होता है जब इंसान को थ्रेट फ़ील हो, डर लगे, ठीक है? तो इसको कोप करने के लिए हमारे माइंड जो है वो डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं। तो इसके हमें 3 टाइप बताए हुए हैं यहाँ पे, रिप्रेशन, डिनायल एंड प्रोजेक्शन। रिप्रेशन होता है कि पेनफुल थॉट को पुश करना, उनको दबा देना। डिनायल होता है कि हम एक्सेप्ट ही ना करें कि हमें कुछ एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही है या कुछ ऐसा फ़ील हो रहा है जिससे हमें फ़ियर हो, राइट? थर्ड वन इज़ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब होता है कि हमारे जो थॉट्स हैं वो हम किसी और के ऊपर डाल दें, राइट? तो ये जो मैकेनिज़्म है डिफेंस मैकेनिज़्म, वो शॉर्ट टर्म में हेल्प करते हैं, लेकिन ओवर यूज़ से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, राइट? तो ये आपका फोर्थ टॉपिक हो गया। देन फिफ्थ टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर। तो इसमें मेन टाइप्स हमें क्या बताए हुए हैं? जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीएडी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? हम कांस्टेंट वरी करते रहते हैं। देन एंग्जाइटी डिसऑर्डर का सेकंड टाइप बताया हुआ है पैनिक डिसऑर्डर, जिसमें हमें सडन पैनिक अटैक्स आने लग जाते हैं। उसके बाद थर्ड फोबियाज, स्पेसिफिक फियर्स। फोर्थ इज सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसमें हमें फियर होता है सोशल जजमेंट का। फिफ्थ वन इज सेपरेशन एंग्जाइटी। ये मोस्टली बच्चों में होता है कि जब वो अपने पेरेंट्स या फिर अपने गार्जियन से दूर हो जाते हैं तो उन्हें एंग्शियस फील होने लगता है, उन्हें डर लगने लगता है। तो हर टाइप का यूनिक सिम्टम पैटर्न होता है और जो ट्रीटमेंट है उसमें मोस्टली
CBT और मेडिकेशन हम कर सकते हैं, राइट। तो दैट इज इट फॉर दिस यूनिट। नाउ द थर्ड यूनिट इज यूनिट 1। यूनिट 1 इज इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो इसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट है एबनॉर्मैलिटी एंड नॉर्मैलिटी, ठीक है। तो नॉर्मैलिटी क्या होता है? नॉर्मैलिटी वो होता है जो बिहेवियर्स सोशली एक्सेप्टेबल हो, वो नॉर्मैलिटी है। जो एबनॉर्मैलिटी होता है वो बिहेवियर्स जो कि रेयर हो, हार्मफुल हो या डिस्ट्रेसिंग हो, ठीक है। इसके हमारे पास 4 क्राइटेरियाज बताए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज स्टैटिस्टिकल इनफ्रीक्वेंसी, second is violation of norms, third is maladaptiveness and fourth is personal distress, राइट। कल्चर के हिसाब से डेफिनेशन चेंज हो सकती है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट और जो इसके डायग्नोसिस हैं, सॉरी, जो डेफिनेशन है एबनॉर्मैलिटी और नॉर्मैलिटी की वो चेंज हो सकती है कल्चर के हिसाब से, बट लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट को समझना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हमें हेल्प मिलती है डायग्नोस और ट्रीटमेंट करने के लिए किसी भी डिसऑर्डर या फिर किसी भी बिहेवियर के पैटर्न्स को, ठीक है। इसके बाद सेकंड टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को पढ़ने से हमें क्या हेल्प मिलती है? फर्स्ट वन इज हम समझ जाते हैं कि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उनका क्या नेचर होता है, ठीक है। सेकेंड इज हमें समझ में आता है कि किस जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उनके क्या कॉज और क्या सिम्टम्स हैं। थर्ड, हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं। फोर्थ इज हम जो स्टिग्मा या अवेयरनेस को प्रमोट करते हैं, हम जो स्टिग्मा है उसको रिड्यूस करने में भी हमें हेल्प मिलती है। ये जो फील्ड होता है स्टडिंग ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये पब्लिक अवेयरनेस, क्लिनिकल प्रैक्टिस और पॉलिसी मेकिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक है हिस्टोरिकल व्यूज ऑन ऑबनॉर्मैलिटी। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट हम समझा देते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। हिस्टोरिकली जो एबनॉर्मल बिहेवियर्स थे वो सुपरस्टिशन के बेसिस पे माना जाता था कि लाइक वो किसी स्पिरिट से रिलेटेड है या किसी काइंड ऑफ पनिशमेंट है नेचर ने जो दी है, राइट। इसके बाद इसके बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस आए, वो हमने पहले की वीडियो में देखा है, हिपोक्रेट्स या फ्रॉइड ने दिए जो, ठीक है। आज हम जो है वो साइंटिफिक मॉडल्स यूज करते हैं जैसे कि बायोसाइको सोशल मॉडल, ठीक। इसके बाद बायोसाइकोलॉजिकल बायोसाइको सोशल जो मॉडल है वो किस किस चीज़ का बनाया हुआ है, उसमें बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल तीनों फैक्टर्स को हम कंसीडर करते हैं। उसके बाद फोर्थ टॉपिक है इस यूनिट का क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या क्या है, DSM और ICD। ये हम जब PPCC 113 स्टडी कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था DSM क्या होता है। DSM जो है वो APA के द्वारा एक टर्म दी गई है, ठीक है। और ICD-11 जो है वो WHO के द्वारा दी गई है, जिससे हम मेंटल डिसऑर्डर्स को क्लासीफाई करते हैं। इन सिस्टम्स के क्या बेनिफिट हैं? इससे हमें एक स्टैंडर्ड वो मिल जाता है, प्रोसीजर फॉर ऑल द वर्ड्स और ऑल द पीपल। इससे हम एक्यूरेट डायग्नोसिस कर पाते हैं। ये हमें ट्रीटमेंट और रिसर्च में भी हेल्प करता है। इसके क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इन सिस्टम्स के? हमें लेबल करना ज़रूरी हो जाता है और कल्चरल बायस आ सकते हैं, या फिर कुछ सिम्टम्स ओवरलैप भी हो सकते हैं जैसे कि अभी हमने पीछे देखा था। इसके जो लिमिटेशंस हैं, इसके बावजूद ये जो सिस्टम्स हैं वो एसेंशियल हैं किस चीज़ में? मेंटल हेल्थ केयर में। आगे यूनिट 7 एंड 10 ये लास्ट है इस वीडियो के लिए। इस वीडियो में इतना ही। ये जो आप अगर टॉपिक्स पढ़ के जाएंगे तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ये सब्जेक्ट क्या है, और PYQs के बेसिस पे हमने प्रिपेयर किया है। सो होप इट हेल्प्स। फर्स्ट वन है यूनिट 7 में स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। यूनिट 7 का नाम है चाइल्डहुड लर्निंग डिसऑर्डर्स और डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स, यूनिट 10 का नाम है, ठीक है। तो पहला टॉपिक है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर SLD जो है वो क्या है? वो अफेक्ट करता है चाइल्ड की एबिलिटी, पढ़ने की एबिलिटी को, लिखने की एबिलिटी को, या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की एबिलिटी को अफेक्ट करता है। उसमें प्रॉब्लम होती है चिल्ड्रन को। रीडिंग डिसेबिलिटी को कहते हैं डिसलेक्सिया। इसके ऊपर एक मूवी भी है तारे ज़मीन पर, अगर आप देखना चाहें तो।
राइटिंग में अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कहते हैं डिस्ग्राफिया, या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कहते हैं डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया, राइट। और जो इसके कॉजेज हैं वो दो तरीके के बताए हुए हैं, फर्स्ट वन इज न्यूरोलॉजिकल एंड सेकेंड वन इज जेनेटिक फैक्टर्स। ठीक है। एसएलडी के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं इसके? पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, कंफ्यूजन विद लेटर्स और नंबर्स, राइट। इसके क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं? इसके ट्रीटमेंट हो सकते हैं हम जो टीचिंग है उसको रेमेडियल करें, या फिर हम स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करें, और पेरेंट्स का सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके ट्रीटमेंट के लिए, राइट। इसमें सेकेंड टॉपिक है हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसके कॉज और मैनेजमेंट के बारे में पूछा गया है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में हम लो आईक्यू या फिर पुअर एडेप्टिव फंक्शनिंग को पढ़ते हैं। ठीक है। जिन पर्सन में लो आईक्यू होता है और वो डेली लाइफ स्किल्स में वीक होते हैं, उसमें हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी लाइक मान सकते हैं। और इसका एक स्पैन होता है, अगर आप पर्टिकुलरली इतने स्पैन के बाद ही, राइट, इतने स्पैन के बाद ही ये डिसेबिलिटी मानी जाती है। अगर किसी पर्सन को एक फेज में ये इश्यूज आ रहे हैं तो उसको डिसेबिलिटी नहीं कहेंगे, राइट। इसके कॉजेज क्या क्या है? इसके कॉजेज है जेनेटिक या फिर प्रीनेटल और पोस्टनेटल इश्यूज। जेनेटिक में बर्थ के बाद जो हमें जीन्स मिले अपने पेरेंट्स से, वो जैसे कि डाउन सिंड्रोम। इसके ऊपर भी एक मूवी बनी है अभी नई, सितारे ज़मीन पर, आई गेस नाम है उसका, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, आमिर खान की है। उसकी नेक्स्ट कॉज क्या है? प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल कॉम्प्लिकेशंस। प्रीनेटल होता है जो बर्थ से पहले के और कंसीव होने के बाद का जो डेवलपमेंट है, वो 9 मंथ्स, वो प्रीनेटल में आते हैं। और पोस्टनेटल में होता है बर्थ के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। ठीक है। इसके क्या क्या मैनेजमेंट हो सकते हैं? इसमें स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करना, लाइफ ट्रेनिंग स्किल्स प्रोवाइड करना, फैमिली काउंसलिंग और सपोर्ट भी इम्पॉर्टेंट होता है, इसके मैनेजमेंट में हेल्प करता है। ठीक है। अब इसमें हम थर्ड टॉपिक देखेंगे, दैट इज डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। इसके क्या क्या टाइप्स हैं और इसका इटियोलॉजी। ठीक है। सो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में क्या होता है? डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में जो मेमोरी है या आइडेंटिटी है या कॉन्शियसनेस है एक पर्सन की, वो डिस्टर्ब होती है, राइट। और इसके क्या क्या टाइप हैं? इसके हमारे 3 टाइप बताए हुए हैं। डिसोसिएटिव एमनीशिया, डीआईडी, जो मल्टीपल पर्सनैलिटी के लिए है, डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर, राइट। नेक्स्ट इसके कॉजेज क्या क्या हैं? इसके कॉजेज में बताया हुआ है सेवियर ट्रॉमा या चाइल्डहुड एब्यूज। ठीक है। इसके बाद इसके ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं? इसके ट्रीटमेंट हो सकते हैं ट्रॉमा फोकस थेरेपी, ग्राउंडिंग टेक्निक्स, सपोर्टिव काउंसलिंग। ठीक है। इसके बाद इसका आई गेस लास्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डिसोसिएशन एंड साइकोसिस। लेट मी सी, ये लास्ट टॉपिक है ना? यस, ये लास्ट टॉपिक है। तो डिसोसिएशन में क्या होता है कि जो रियलिटी से कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है, बट पर्सन जो है वो अवेयर होता है अपने सराउंडिंग का। ठीक है। इसमें आपका एग्जांपल हो सकता है फीलिंग डिटैच्ड फ्रॉम सेल्फ। और साइकोसिस में क्या होता है? साइकोसिस में उस रियलिटी का ही सुध-बुध नहीं रहती, उसे खो जाता है वो रियलिटी से ही। उसमें उसे हैल्यूसिनेशंस होने लगते हैं या फिर डिल्यूजनल होने लगता है वो पर्सन, जैसा हमने पढ़ा था स्किज़ोफ्रेनिया में होता है, राइट। तो जो डिसोसिएशन है वो ऑफन ट्रॉमा रिलेटेड होती है, और जो साइकोसिस है वो मोस्टली लिंक होती है सीवियर मेंटल इलनेस से। ठीक है। सो आई गेस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें समझ भी आया होगा आपको जो मैं समझाने की कोशिश की गई है। एक बार हम कैप्चर कर लेते हैं, समरी ले लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि जो फर्स्ट यूनिट 4 में हमने पढ़ा कि क्लिनिकल इंटरव्यू क्या होते हैं, राइट। उसके बाद उसके बाद हमने देखा कि क्लिनिकल असेसमेंट के क्या क्या टाइप हो सकते हैं, राइट। थर्ड हमने देखा कि न्यूरोसाइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल असेसमेंट क्या होता है। तो न्यूरोसाइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल असेसमेंट में होता है जो ब्रेन और बॉडी के फंक्शंस हैं उसको समझने के लिए टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि एमआरआई और ईईजी। इससे हमें हेल्प मिलती है ब्रेन डैमेज को डिटेक्ट करने में या फिर केमिकल इम्बैलेंस को डिटेक्ट करने में,
नेक्स्ट हमने पढ़ा कि सीबीटी के क्या क्या फेजेस होते हैं, राइट। इसमें हमने 5 फेजेस पढ़े: असेसमेंट, साइको एजुकेशन, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, बिहेवियरल एक्टिवेशन एंड रिलैप्स प्रिवेंशन। उसके बाद फिफ्थ हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ असेसमेंट इन साइकोपैथोलॉजी, तो ये हमने यूनिट 4 में पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट 8 हमने देखी। यूनिट 8 में हमने देखा कि फोबिया क्या क्या होते हैं, उसके क्या कॉज है, क्या ट्रीटमेंट है। फोबिया क्या होता है? फोबिया एक इंटेंस और इरेशनल फियर होता है किसी पर्टिकुलर चीज या फिर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन का, राइट। सेकंड हमने देखा सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर तब होता है जब किसी पर्सन को पब्लिक स्पेसेस या पब्लिक गैदरिंग्स पसंद ना हो। इसके हमने कॉज देखे, ट्रीटमेंट देखे। देन हमने पैनिक डिसऑर्डर पढ़ा जिसमें सडन पैनिक अटैक्स आते हैं और ये क्यों होता है? फियर की वजह से, ठीक है। फिर हमने देखा एंजाइटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म क्या होते हैं। एंजाइटी एक इमोशनल रिस्पॉन्स होता है थ्रेट और डेंजर के लिए। देन हमने देखा एंजाइटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। इसमें हमने 5 पढ़े। ये हमने जो पहले पढ़े हैं उन्हीं का ही रिकैप इस क्वेश्चन में हमने देखा, ठीक है। देन थर्ड हमने यूनिट 1 में क्या पढ़ा। यूनिट 1 में हमने पढ़ा कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए इंट्रोडक्शन, जैसे कि नॉर्मैलिटी और एबनॉर्मैलिटी, राइट। नॉर्मैलिटी होता है जो सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स है। एबनॉर्मैलिटी होते हैं जो रेयर, हार्मफुल या डिस्ट्रेसिंग बिहेवियर्स है। इसके हमने 4 क्राइटेरिया पढ़े और इसके कल्चर के हिसाब से डेफिनेशन चेंज हो सकती है, पर ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए। देन सेकंड हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडीइंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है। और इसमें क्या पढ़ा हमने? इसमें पढ़ा हम मेंटल हेल्थ इशू के क्या नेचर होते हैं, उसके कॉजेज, सिम्टम, ट्रीटमेंट, और जो स्टिग्मा होते हैं वो कैसे कम करें। स्टिग्मा आप लोगों को पता होगा, ये नेगेटिव एटीट्यूड को हम एक तरीके से बोल सकते हैं। नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स समथिंग इज स्टिग्मा। तो ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है स्टडिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर? ये हमारे लिए होता है क्योंकि हम इससे हमें अवेयरनेस मिलती है, हमें क्लिनिकल वर्क का पता लगता है और पॉलिसी मेकिंग में भी हेल्प मिलती है। उसके बाद हमने हिस्टोरिकल व्यूज पढ़े अब नॉर्मैलिटी पे। देन हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम्स पढ़े, राइट। तो ये हमने यूनिट 1 में पढ़ा। देन लास्ट यूनिट 7 और यूनिट 10 में हमने पढ़ा स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर क्या होते हैं, राइट। जिसमें रीडिंग, राइटिंग या मैथ में प्रॉब्लम होती है, इसके कॉजेज हमने पढ़े। देन हमने ट्रीटमेंट देखा कि स्पेशल एजुकेशन और पेरेंटल सपोर्ट, इसमें इस ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं हम। इसके बाद हमने पढ़ा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है। उसमें लो आईक्यू, पुअर अडेप्टिव फंक्शनिंग होता है, राइट। देन हमने इसके कॉजेज और इसकी मैनेजमेंट भी पढ़ी। देन थर्ड हमने देखा डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। तो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें हमारी मेमोरी और आइडेंटिटी में हमें प्रॉब्लम हो, राइट। और उसके बाद लास्ट टॉपिक हमने इसमें पढ़ा डिसोसिएशन और साइकोसिस में क्या डिफरेंस होता है, राइट। डिसोसिएशन जब हम रियलिटी से डिस्कनेक्ट फील हो जाएं और साइकोसिस में हम रियलिटी से लॉस हो जाएं, राइट। और रियलिटी के लॉस वाले में होता है हेलुसिनेशन और डेल्यूजन। तो और डिसोसिएशन जो है वो ट्रॉमा से लिंक होती है और साइकोसिस जो है वो सेवियर मेंटल इलनेस से रिलेटेड होती है, राइट। तो आपको ये वीडियो आई होप पसंद आई हो। इस वीडियो में हमने जो जो पढ़ा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर था, और इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको और भी टॉपिक्स बताए थे। तो अगर आपको लगता है कि ये आपका पक्का हो चुका है ये सारे टॉपिक्स, तो आप नेक्स्ट टॉपिक्स पे जा सकते हैं। एंड दीज आर नॉट श्योर शॉट, दीज आर जस्ट एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स, राइट। तो दोस्तों ये था कंप्लीट रिवीजन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम बीपीसीसी 111, ठीक है। ये स्पेसिफिकली था आपके जून 2025 एग्जाम के लिए। और अगर आपको ये नोट्स हेल्पफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने क्लासमेट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और आपको एक मंत्रा मैं देना चाहूँगी जिसमें आपको स्मार्ट पढ़ाई करने के लिए कॉन्सेप्ट समझने होते हैं और रिवीजन करनी होती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स को समझोगे, रिवाइज करोगे और कीवर्ड्स को याद रखोगे तो आप एक आंसर को अच्छे से कर पाओगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जो आपका हार्ड वर्क है वो डेफिनेटली रिजल्ट लाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।